नमस्कार साथियों। आज फिर से आपका आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल हमने बात की थी राजस्थान के नृत्य में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। और शास्त्रीय नृत्य में हमने कल कथक वाला टॉपिक लिया था। कथक वाले टॉपिक में सामान्य रूप से दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी कि इसका उद्भव जयपुर घराना था और इसके प्रवर्तक भानु जी थे। कुछ कहते हैं कि लखनऊ और बनारस घराने में भी इसका संबंध है, तो हम यूं कह सकते हैं कि लखनऊ और बनारस घराने में इसका विकास हुआ और जयपुर घराने में इसका उद्भव हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी क्रम में लोक नाट्य से संबंधित रहेगा। राजस्थान में प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट और लोक नाट्य, जो प्रदर्शन कला है, परफॉर्मिंग आर्ट और लोक नाट्य की इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ कई प्रकार के लोक देवता, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, देव नारायण जी, रामदेव जी, इन सब लोक देवताओं की फड़, इन सब लोक देवताओं के पवाड़े बड़े प्रसिद्ध हैं जो गाथाओं में व्यक्त किए जाते हैं। फड़ और पवाड़े में मूलभूत अंतर ये है, इसकी चर्चा अपन लोक देवता वाले टॉपिक में विस्तार से करेंगे। संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि फड़ और पवाड़े में मूलभूत अंतर क्या है। फड़ जो होता है वो लोक देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले नैतिक और दार्शनिक उपदेश होते हैं, जिन्हें विभिन्न मौकों पर गांव में गोपे बांचते हैं, उसे पढ़कर सुनाते हैं, गांव वाले उसका लाभ उठाते हैं और अलग अलग लोक देवताओं की फड़ गाते समय अलग अलग प्रकार के लोक वाद्य को बजाया जाता है। पहाड़े जो होते हैं वो ऐतिहासिक आख्यान होते हैं, साहसिक कथाएं होती है। वो साहसिक कथाएं, वो ऐतिहासिक व्याख्यान, वो साहसिक कारनामे जिनके कारण कोई व्यक्ति लोक देवता का दर्जा पाता है। तो पाबू जी के पवाड़े बड़े प्रसिद्ध है। तो फड़ जो है उसमें नैतिक उपदेश होते हैं, दार्शनिक उपदेश होते हैं, प्रेरक शिक्षाएं होती है। और पवाड़े में जो होते हैं वो वीर और ऐतिहासिक आख्यान होते हैं। राजस्थान में लोक नाट्य की दृष्टि से राजस्थान बहुत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की कला में जीवंतता है। यहाँ की कला में दो शक्तियां हैं। वो दो कौन कौन सी शक्तियां हैं? क्रमबद्धता है और दूसरी शक्ति पुनर्नवीनीकरण की क्षमता है। तो परिवर्तनशील समाज में आज भी उन कलाओं को की उपस्थिति हमको दिखाई देती है और उन दो शक्तियों की वजह से इन कलाओं ने, इन लोक नाट्यों ने अपना रूप लगातार परिवर्तन करके रखा। मध्यकाल में सामंतवादी प्रवृत्ति की वजह से ये जो कलाएं थी, जो कलाकार थे, वो दरबार में जाते थे, आम जन को देखने की अनुमति नहीं थी। तो वो जो काल था उस समय आम जन इन कलाओं से डिस्कनेक्ट रहा, संबंधित नहीं था। लेकिन जब हम आधुनिक काल में जाते हैं, तो जब सामंतवादी प्रवृत्ति समाप्त हुई, बड़े बड़े राजा महाराजा सब खत्म हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न हुई, तो इन कलाओं की जो शक्तियां थी, क्रमबद्धता और पुनर्नवीनीकरण की जो शक्ति थी, उन शक्तियों की बदौलत ये जो कलाकार थे वो उच्च वर्ग और सामंतवादी वर्गों से तो डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन आम जन के लोगों तक इनकी पहुंच बन गई और आम जन के लोगों ने, आम जनता ने इनको आत्मसात किया, इन्हें स्वीकार किया। राजस्थान में लोक नाट्य की दृष्टि से राजस्थान को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। लोक नाट्य की दृष्टि से राजस्थान को तीन क्षेत्रों में बांटा गया। पहला क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में सिरोही, पूरा मेवाड़ आ जाएगा और हाड़ौती का जो पठार है उसको भी इसी क्षेत्र में मान लिया गया। दूसरा क्षेत्र हो जाएगा अपना रेगिस्तानी क्षेत्र। मरुभूमि, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो क्षेत्र था। और तीसरा क्षेत्र है जिसको अपन कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल में यहां पर आपको ध्यान रखना है, शेखावटी प्रदेश,
और पूर्वी राजस्थान के जिले शामिल हैं, जिसमें दौसा है, करौली है, सवाई माधोपुर है, अलवर है, भरतपुर है, इवन जयपुर आ जाएगा। और शेखावटी प्रदेश का मतलब तो हम जानते ही है, झुंझुनू, चूरू, सीकर का जो क्षेत्र है। तो ये तीन जो क्षेत्र है, इसको हमने लोक नाट्य की दृष्टि से तीन क्षेत्रों में लोक नाट्य को बांटा है। तो पहाड़ी क्षेत्र जो है, सिरोही, मेवाड़ और हाड़ौती, ये चीज ध्यान रखने की है। लोक संस्कृति की दृष्टि से सबसे संपन्न प्रदेश किसे माना जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्र को माना जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोक संस्कृति की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र किसे माना जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्र को माना जाता है। हम भूमध्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये वो एरिया है जहां पर भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, जितनी भी जातियां हैं, राजस्थान की जनजातियां हैं, कमोबेश वो सारी की सारी इसी क्षेत्र में रहती है। और इन्हीं जातियों की अपनी विशिष्ट लोक परंपराएं हैं, अपने विशिष्ट लोक नाट्य है, अपना एक प्रकृति से उनका अपना लगाव है, प्राकृतिक देवताओं के प्रति उनकी अटूट निष्ठा है। उनके परिधान में, उनकी परंपराओं में, उनके मेलों में, उनके त्योहारों में, हर जगह पर उनकी ये सारी विशेषताएं की झलक देखने को हमें मिलती है। तो लोक संस्कृति की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध माना जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। अब रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मिरासी है, भाट है, और गोदवाड़ क्षेत्र के संगड़ा जाति के जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन कलाओं का, लोक नाट्य कलाओं का लगातार सतत विकास बनाए रखा। मनोरंजन और विनोद प्रिय ये अपनी कलाओं का परफॉर्म किया करते थे। और पूर्वांचल, स्पेशली शेखावाटी क्षेत्र, तो शेखावाटी क्षेत्र में एक ख्याल नामक कला का जबरदस्त विकास हुआ। ख्याल कला, ख्याल जो शैली है, गायन की एक शैली है, तो लोक नाट्य का दर्जा भी दिया जाता है। ख्याल भौगोलिक स्वरूप के कारण, अलग अलग भौगोलिक स्वरूप के कारण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में विकसित हुई। शेखावटी ख्याल, इसको चिड़ावा का ख्याल भी कहते हैं, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, कन्हैया का ख्याल, हेले का ख्याल, ये कई सारे ख्याल हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित थे। इसमें बीकानेर की रम्मत अपना एक विशेष स्थान रखती है। उस रम्मत के बारे में चर्चा अपन अलग से करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की जो ख्याल, शेखावाटी ख्याल, इसको चिड़ावा का ख्याल भी कहते हैं। चिड़ावा के पेड़े बड़े प्रसिद्ध है भाई। कुचामनी ख्याल, ये नागौर क्षेत्र में प्रचलन में था। कन्हैया का ख्याल, ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, दौसा क्षेत्र में प्रचलन में था। हेले का ख्याल, ये लालसोट, स्पेशली दौसा में लालसोट आता है, जहां पर बंजारों की छतरी हुआ था। बंजारों की छतरी को एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी माना जाता है, वो अपन स्थापत्य कला में डिस्कस करेंगे। हेले का ख्याल जो है वो लालसोट प्लस सवाई माधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय रहा। कन्हैया का ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा लोकप्रिय रहा। पूर्वांचल जो है राजस्थान का, इसमें इस टॉपिक में लोक नाट्य में शेखावटी को भी शामिल किया गया है, प्लस दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर जिले इसमें आते हैं। तो ये जो जिले हैं वो जो उत्तर प्रदेश से कनेक्ट है, तो इस जगह पर ब्रज संस्कृति का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। हेले का जो ख्याल है, उसमें हेला नामक एक लंबी टेर होती है, इसलिए इसको हेले का ख्याल कहा गया है। ये संगीत दंगल भी कहलाता है। इसमें दर्शक इस तरीके से बैठते हैं चारों तरफ, और आगे की तरफ परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं। एक व्यक्ति आएगा, वो कुछ ख्याल में बोलेगा, वो मुड़कर दूसरी तरफ भी दर्शकों को देखेगा, वापस उसकी पुनरावृत्ति करेगा। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। इस हेला जो ख्याल है, इसका जो प्रमुख वाद्य है वो बम, इसको टामक भी कहते हैं, इसको धोसा भी कहते हैं। ये राजस्थान के जितने भी लोकवाद्य हैं, उन सभी लोकवाद्य में सबसे बड़े आकार का लोकवाद्य होता है। जैसे आभूषणों में तगड़ी, नाम ही तगड़ी है, सबसे भारी आभूषण होता है शरीर का,
वैसे बम, टामक या धौसा, ये राजस्थान के सभी लोक वाद्यों में सबसे बड़ा लोक वाद्य होता है। भरतपुर में बम नृत्य एक बड़ा फेमस है। वो बम इसी वाद्य यंत्र पर उसको नृत्य को करते हैं, तो वो बम नृत्य उसका नाम पड़ गया। हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो हैला नामक लंबी टेर होती है, इसको संगीत दंगल भी कहते हैं। बम, टामक या धौसा, ये एक ही वाद्य के अलग अलग नाम है। ये इसका प्रमुख वाद्य होता है। इसको हार और जीत का ख्याल भी कहते हैं। हार व जीत का ख्याल भी कहते हैं। तो ये जो कन्हे, ये जो अपना कन्हे का ख्याल है, इसमें विषय कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पारंपरिक विषय होते हैं, आजकल राजनीतिक विषयों की भी चर्चा की जाने लगी है। अब बात आती है कन्हे का ख्याल। तो ये कन्हे का ख्याल ख्याल भी कमोबेश हेले के ख्याल की तरह ही है, पर कन्हे का ख्याल स्पेशली मीणा जाति में किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन सा ख्याल है जो मीणा जाति में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो कन्हे का ख्याल, कन्हे का ख्याल जो है वो भरतपुर है, दौसा है, अलवर है, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय है। कन्हे के ख्याल में एक हेले की भांति ही इसमें मीडिया नामक एक लीडर होता है, टीम लीडर, एक सहायक मीडिया भी होता है। जितने भी अन्य कलाकार होते हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, कई संख्या में कई सारे हो सकते हैं, वो मीडिया का जो टीम लीडर होता है, जिसको मीडिया कहते हैं, का अनुसरण करते हैं। ये होता है अपने कन्हैया का ख्याल। ठीक है, कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो आज जो मैं आपको विस्तार से चर्चा करने के लिए जो बताने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है अपना तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, ये जो ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल, ये मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है, स्पेशली नीमच, वसुंडा, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ का क्षेत्र। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन ये इस क्षेत्र में बड़ा ही लोकप्रिय है। ये 500 साल पुराना ख्याल है। ब्रह्मत तो फिर भी 100 साल पुराना ही है, लेकिन जितने भी ख्याल हैं उन सभी ख्यालों में सबसे प्राचीन ख्याल कौन सा माना जाता है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल माना जाता है। अब इसमें तुर्रा और कलंगी है क्या? तो तुर्रा जो है वो शिव का रूप है, और कलंगी जो है वो पार्वती का रूप है। आप ध्यान रखें, कलंगी में 3 अक्षर है, पार्वती में भी 3 अक्षर है, तुर्रा में 2 है, तो शिव में भी। तो तुर्रा का मतलब शिव हुआ, कलंगी का मतलब पार्वती हुआ। शाह अली और तुकनगीर, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस ख्याल को लोकप्रिय किया। तो तुकनगीर का जो संबंध है वो तुर्रा से है, और शाह अली का जो संबंध है वो कलंगी से। अब इसमें होता क्या है कि एक दो मंच बनते हैं, 20 फीट ऊंची उसकी हाइट होती है। एक मंच पे तुर्रा के समर्थक बैठे रहते हैं और दूसरे मंच पे कलंगी के समर्थक बैठे रहते हैं। यानी कि एक मंच पे शिव के समर्थक होंगे और दूसरे मंच पे पार्वती के समर्थक होंगे। तुकबंदी जिसको भी आती है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, आम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब होता क्या है इसमें? तो प्रश्न और उत्तर होते हैं। जैसे एक मंच है ये, और ये एक दूसरा मंच है। इस मंच में तुर्रा के समर्थक हैं और इस मंच में कलंगी के समर्थक हैं। तुर्रा ने एक प्रश्न किया, महादेव विकराल रूप ले, ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी, गंगा और पार्वती बतलाओ किस रोज लड़ी। ये तुर्रा का एक सवाल है, और कलंगी अब इस सवाल का उत्तर देगा, वो भी लोक भाषा में, काव्य रूप में। महादेव विकराल रूप ले, ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी, गंगा और पार्वती लड़ती, बतलाओ दोनों में कौन बड़ी। ये तुर्रा का प्रश्न था। कलंगी ने इसका जवाब दिया, मिथ्या शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, गंगा और पार्वती बतलाओ किस रोज लड़ी। तो तुर्रा के प्रश्न को ही इन्होंने क्या किया? गलत सिद्ध कर दिया। इस प्रकार का एक हास्य और विनोद और एक जबरदस्त मनोरंजन बन जाता है इसमें, और ये तुर्रा कलंगी ख्याल इस क्षेत्र में बड़ा ही लोकप्रिय माना है। तो साथियों, आज का आपको ये एपिसोड कैसा लगा? और कल हम इसी क्रम में एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। हम बहुत जल्दी ही अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं वो आर्यन ऑनलाइन, आर्यन कोचिंग ऐप पर डाउनलोड करने जा रहे हैं। आप जो भी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, विस्तार से अगर वो हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है,
तो वो ऐप डाउनलोड करे और उस ऐप से उस कोर्स को वो सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू।